वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल एक्सप्लॉइटेज पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हमारी डीएसएस सीरीज में। हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर होगा एरेज। और एरेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स इस डीएसएस सीरीज में पढ़ेंगे उनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, उन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को दोनों को इवेल्युएट करते हुए चलेंगे। तो इससे हमें एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझ आएगा, प्लस उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम साइमल्टेनियसली सीखेंगे। एरेज के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि व्हाट इज एन एरे, व्हाई डू वी नीड एरेज, जावा में एरे को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, एरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, 1D, 2D, मल्टी डायमेंशनल, और लास्ट में हम 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे ऑन एरेज और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखेंगे एरेज की, और लास्ट में आपके लिए एक शॉर्ट क्विज है। तो चलो शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एरेज मल्टीपल टाइम्स ईदर इन योर कॉलेज सिलेबस और व्हाइल एक्सप्लोरिंग data structures and algorithms, you must have heard of arrays. Now, what is an array? Array is a collection of the same data type stored in contiguous memory locations. So let's make this definition simpler. आप सबने दिवाली पे वो ड्राई फ्रूट वाला बॉक्स तो देखा ही होगा जो कुछ इस टाइप का दिखता है, और उसके अंदर 4 या 6 बॉक्सेस होते हैं और उन सब के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है एरे का। आ जाओ इसको डेफिनेशन से मैच करते हैं। So array is a collection of same data type. ये बॉक्स भी एक कलेक्शन ऑफ ड्राई फ्रूट्स है stored in contiguous memory locations, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस आपस में एक ही जगह पर स्टोर है, एक बॉक्स में स्टोर है। So arrays भी इसी की तरह होते हैं। arrays में इंस्टेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स किसी डेटा टाइप का हम डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने array 1 के अंदर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का इसको बना दिया है और हम इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर्स, सपोज यहाँ पे हमने 16, 20, 25, 0, 3, -1 इंटीजर टाइप का हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमने एरे 2 बनाया कैरेक्टर टाइप का। अब कैरेक्टर टाइप के एरे में हम कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टोर किया हेलो। हमारा हेलो भी स्टोर हो गया। लेकिन क्या हम एरेज के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं? अब आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट के बॉक्स में आप सब बॉक्सेस में ड्राई फ्रूट्स ही फिल करोगे ना। यूं तो नहीं करोगे कि एक बॉक्स में ड्राई फ्रूट है और दूसरे बॉक्स में आपने टॉयज फिल कर दिए। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी ना। आप इस तरीके से तो किसी को दोगे नहीं। सेम ही वही बात होती है, एरेज के अंदर सेम ही टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। एरेज के अंदर सेम उसी तरीके से इंटीजर्स और कैरेक्टर्स साथ में स्टोर नहीं कर सकते। अब हम सोचते हैं कि हमें एरेज की जरूरत क्यों पड़ी है। हमें डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स भी तो होते ही हैं, हम उनमें स्टोर कर लेंगे डेटा। बट सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, आपको सबके मार्क्स स्टोर करने हैं। तो आप ऐसे थोड़ी बनाओगे कि स्टूडेंट 1 का डेटा के अंदर स्टोर कर लिया मार्क्स 1, स्टूडेंट 2 के लिए मार्क्स 2। तो आप कितने वेरिएबल्स बनाओगे? आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे। अब सपोज आपको उन सबके नेम्स भी स्टोर करने हैं, उनकी क्लास भी स्टोर करनी है, उनके रोल नंबर भी स्टोर करने हैं। तो वेरिएबल बनाना इज नॉट फीजिबल। आपको सब कुछ याद भी रखना पड़ेगा। वेरिएबल्स बनाओगे तो वेरिएबल्स के क्या नाम थे और फिर उस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा। हमें कुछ सिंपलर डेटा चाहिए जो इन सब चीजों को स्टोर कर पाए और हमें लाके दे जब भी हम उसको कॉल करें। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरेज इज why do we need array? Array helps us to store large data efficiently. Like we can store all these marks in an array of size 100 and we can assign each marks to this array. Now use loops for processing. To access each element of array, we need loops for processing. Ultimately, it reduces our code length and complexity. Instead of calling marks 1, marks 2 again and again, we'll just apply a simple loop. This will reduce the length code and the complexity of being executed. So now we will see what is the syntax of creating an array. So our first step with which we can create an array is mentioning the return type. जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा उसके बाद हम array का नेम लिखेंगे। Let's suppose our array name is array
and in square brackets we will mention its size. Suppose I want my array to have 5 blocks, so I'll write 5 here, and I will simply define my array, but it will contain 1, 2, 3, 4 and 5. This is one way of creating an array. The second way is return type. Array and square brackets is equals to new return type, and in square brackets we will mention size. Array which we created, we will assign value to it. So array is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. So let's take an example for explaining each of them. So suppose we want to make an integer array, so our return type will be int. Our array name is array. We want its size to be 5 and our array to be like this. In second type, I want it to be int. Array is equals to new int and size, whatever size I wanted to give. This third step is a continuation of the second step only, so a complete step in itself. Now we can write square brackets after the name of the array, or we can write square brackets after the return type like this. This will also work. So that's it. अब हम समझेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है. इंडेक्सिंग से बेसिकली हम एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं इन ओ ऑफ वन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. कैसे, चलो देखते हैं. तो सपोज वी हैव एन एरे लाइक दिस. ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाल दी. सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5. सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं. 10, 20, 30, 40 एंड 50. ठीक है, अब हर एक बॉक्स का जो एरे के अंदर होता है उसका एक इंडेक्स होता है. सपोज द वेरी फर्स्ट इंडेक्स इज 0. The index for second element is 1, the third one is 2, 3 and in a continuous manner up to the last size of the array. Okay, तो हमारे जो पहले बॉक्स का जो इंडेक्स होता है एरे के अंदर वो होता है हमारा 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्सिंग की, और अप टू द हमारा एंड कहाँ पे होता है, लाइक नंबर ऑफ बॉक्सेस आर हेयर 5, तो हमारा 5 - 1 विल बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे. तो इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्सिंग का फायदा क्या होता है, हमें अगर थर्ड एलिमेंट चाहिए एरे का तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. कैसे, हम डायरेक्टली लिखेंगे एरे ऑफ 2, इट इज द थर्ड एलिमेंट. सो 1, 2, 3, एरे ऑफ 2 इज 30. हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. अगर हमें किसी एलिमेंट पे, किसी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है तो वो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं. हम ऐसे कर सकते हैं कि एरे ऑफ जो 4 की वैल्यू है वो हमें सेट करनी है टू 60, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग इट द इंडेक्स नंबर. सो इसके थ्रू हमारा जो सारे ऑपरेशंस है वो बहुत ही इजीली हो जाते हैं इन ओ ऑफ वन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमें कोई लूपिंग नहीं करनी पड़ी इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, हमें डायरेक्टली नंबर देना है एंड इट विल एक्सेस दिस, चाहे एरे के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, हमें जस्ट एक नंबर देना है और वो इन ओ ऑफ वन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट टाइम में हमें हमारा नंबर या फिर डेटा ला के दे देगा एरे में से. तो अब हमारा जो एरे है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होता है उसको देखते हैं. तो अगर हमने सपोज एक एरे बनाया है, एरे इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. तो हमने पढ़ा था एरे की डेफिनेशन में कि जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं. तो ये कैसे स्टोर होगा, तो 5 एलिमेंट्स का एरे, तो वो मेमोरी में से 5 बॉक्सेस लेगा. कोई भी जगह ले सकता है 5 एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, सपोज उसने ये जगह लिया. ठीक है, और उसने हर एक जगह पे अपना एक एक एलिमेंट स्टोर कर दिया. अभी हर एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेगा थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो हो क्या रहा है, एरे के जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल नेम है, इसके अंदर जो हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है जो कि इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है,
कुछ एड्रेस है ना, तो हम उसका एड्रेस सपोज मान लेते हैं कि 1000 उसका एड्रेस है, तो एरे की जो वेरिएबल है उसके अंदर 1000 चला गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हर एक एलिमेंट जो होता है, जैसे कि इंटीजर टाइप डेटा है, तो इंटीजर टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, इंटीजर टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन से मतलब अगर इस 1 ने 4 बाइट्स को ऑफ मेमोरी ली है, तो नेक्स्ट जो 2 है उस बॉक्स की जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 1000 + 4 होगा, तो इट विल बी 1004, 1008, 1012 एंड लाइकवाइज दिस। तो हमारा एरे जो है वो इसी सिस्टम को यूज करके, इसी तरीके से एड्रेसिंग को यूज करके, इंडेक्सिंग को यूज करके पता लगाता है कि हमारा हर एक एलिमेंट एक्चुअली कौन से एड्रेस पे स्टोर है। तो लेट सपोज हमारे एरे को जानना है कि एरे ऑफ 2 तक जाना है, तो उसको उसका एड्रेस कैसे पता चल रहा है, तो वो पहले देखता है कि एरे ऑफ जो 0 है उसका एड्रेस क्या है, फिर वो करेगा जो इंडेक्स नंबर हमने दिया है 2 × साइज ऑफ इंटीजर, मतलब हमने इंटीजर डेटा स्टोर किया इसके अंदर, ठीक है। तो इंटीजर का साइज होता है 4, तो 4 × 2 = 8, और एरे ऑफ 0 का जो एड्रेस था वो था 1000। तो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला बन गया है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है, एरे ऑफ एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस इंडेक्स नंबर इनटू साइज ऑफ डेटा। तो इस तरीके से हम मेमोरी में किसी भी एलिमेंट को एट एनी इंडेक्स कांस्टेंट टाइम में रीच कर सकते हैं, एंड इट विल टेक जस्ट big O of one time complexity to reach any element in the array whose index is known to us। मतलब बिना इंडेक्स पता हुए तो हमें लाइक सर्च करना पड़ेगा ना चीजों को, लेकिन अगर हमें इंडेक्स पता है तो हम कांस्टेंट टाइम में पहुंच जाएंगे। Now we will study different kinds of array। तो हमने जो अभी तक एरे पढ़ा है वो 1D एरे होता है, उसमें एक ही रो होती है और कॉलम्स कैन बी मल्टीपल, जो कि एरे का साइज हम डिफाइन करते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे होते हैं कॉलम्स। एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या होता है लिखने के लिए, इंटीजर 1 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स और एरे का नाम। तो इस तरीके से हमारा एरे क्रिएट हो जाता है। और ये दिखता है कैसे मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर ये कुछ इस तरीके का ही दिखता है नॉर्मल तरीके से। अब जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ एरे होता है वो 2D एरे होता है। इसके अंदर there can be any number of rows and any number of columns। इसको लिखने का सिंटैक्स होता है int 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स और एरे का नाम, ठीक है। मेमोरी में ये कैसा दिखता है हमें, थिंक ऑफ इट लाइक, मतलब हम जब इसे पढ़ते हैं समझते हैं तो हम रोज और कॉलम्स को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने एरे को क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पे जाती है वो नंबर ऑफ रोज होता है, जो यहाँ पे जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। वैसे हम 2D और 3D एरे को पार्ट 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहाँ से हम रोज को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। तो हमने सपोज 3 रोज करनी है तो 3 रोज के लिए 3 डाल दिया एंड 4 कॉलम्स के लिए 4 डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा एरे क्रिएट हो जाता है। और मेमोरी में ये कैसे होता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती है ना, तो मतलब ये 3 × 12 बॉक्सेस एक ही साथ कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे इस तरीके से मेमोरी में बने होते हैं। हम आगे अच्छे से देखेंगे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2D एरेस को भी। फिर आता है 3D एरेस पे। 3D एरे पे रोज और कॉलम्स के साथ एक हाइट फैक्टर भी होता है। तो देखते हैं कैसे। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे 2D एरेस को पाइल अप कर दिया तो 3D एरे बन गया। तो इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड अ हाइट, मतलब हमारे पास कितने 2D एरेस हो रहे हैं टोटल, वो हाइट भी कैन बी एनी नंबर।
इसको लिखने का सिंटैक्स है 3D है तो हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। इंट 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे का नाम। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं रोज, यहाँ पे होता है कॉलम्स और यहाँ पे होता है हमारा हाइट। तो ये हम नॉर्मल विजुअलाइज करने के लिए हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे सपोज ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और सो ऑन अप टू द हाइट डिफाइंड। तो मतलब ये हमारी नंबर ऑफ रोज है, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है और जो ये जितने पीछे की साइड बन रहे हैं हमारी हाइट होती है। हम इसको रूबिक्स क्यूब की तरह भी इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ एरेज। इन दोनों एरेज को हम आगे की वीडियोस में अच्छे से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंट ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग अ लूप। तो हम 1D एरे के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं कि इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ 5। ठीक है, और हम इस एरे के अंदर वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो हम लिखेंगे एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10। Similarly, for first index, second index, third index, and fifth index। तो हमारे एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इस स्पेस में करके दिखा देती हूँ। कोड लिखने के लिए हमें एक लूप रन करना पड़ेगा ताकि हम इन इंडेक्सेस को अब ऑटोमेटिकली अपडेट होने दें। तो हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, हम 0 इंडेक्स से शुरू करेंगे अप टू आई लेस देन 5। हमारा जो एरे का साइज है वो 5 है, तो हम 5 से कम ही रखेंगे क्योंकि 5th इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे ऑफ साइज 5। तो हम करेंगे इसमें आई को फिर हम प्लस प्लस कर देंगे और फिर हम अपना लूप को करेंगे। फिर हम करेंगे SOP और फिर हम कर देंगे एरे ऑफ आई। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रिंट एंड फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। तो हमने ऊपर वाला ही एरे बनाया हुआ है, इसी को ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ बना रहे हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम इज इक्वल्स टू 0 और फॉर लूप चलाते हैं फॉर। इस बार हमें डिस्प्ले नहीं करना, हमें सारे एलिमेंट्स का सम जो है वो करना है। तो इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 पे शुरू होंगे, आई देन 5 तक चलाएंगे और आई को 1 से बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग नाउ एलिमेंट्स ऑफ एरे, हम उनको सम में कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हम करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई और उसके बाद फॉर लूप के एंड होने के बाद हमारे पास सम के अंदर एक एक करके सारे एलिमेंट्स चले गए होंगे, ऐड हो गए होंगे और हम लास्ट में कर देंगे सम को प्रिंट। तो इस तरीके से हम अपना जो सम ऑफ एरे है वो निकाल सकते हैं। तो हमने जो सीखा है उसको हम फटाफट करके देख लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं एरे को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स। हमारे एरे का नाम है एरे और हमने उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 से। ठीक है, और हमारा दूसरा जो मेथड था वो था इंट एरे 1 इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इन दोनों एरेज को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो हमारी जावा के अंदर java.util पैकेज में एक एरेज नाम की क्लास होती है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम डायरेक्टली इन एरेज को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लास मेथड कॉल्ड toString। तो हम कर लेते हैं sysout arrays डॉट toString और हमने प्रिंट कर लिया हमारे एरे को। और अब हम इसी तरीके से एरे 1 को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। कोड को रन करते हैं
और हमारे आउटपुट में जो पहला एरे है उसमें तो 1 2 3 आ गया, जो सेकंड एरे है उसके अंदर 0 0 0 वैल्यूज आई है, क्योंकि अभी तक हमने एरे 1 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ये सारी इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है। अब हम एरे 1 के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं इंडेक्सिंग का यूज करके। तो एरे 1 के हम 0 इंडेक्स पे डाल रहे हैं 10, एरे 1 ऑफ सेकंड इंडेक्स पे हम डाल रहे हैं 30, और फिर हम उसके बाद जो है हमारे एरे 1 को प्रिंट करते हैं। कोड को रन करेंगे और अब हमारे एरे 1 के अंदर वैल्यूज आ रही है 10 और 30, जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू डाली है उसी इंडेक्स पे वैल्यू फिल हुई है। तो अब हम करते हैं जो हमने क्वेश्चन करे थे कि आई को प्रिंट कैसे करते हैं यूजिंग फॉर लूप। तो हम करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। किसी भी एरे की लेंथ अगर हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्टली इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ, एरे का नाम और उसकी डॉट लेंथ फंक्शन, देन हम आई प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद आ जाएगा हमारा सिस आउट एरे ऑफ आई। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। कोड को रन करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 एरे जो है वो ये वाला एरे है और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स और 1 2 3 एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होकर आ गए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, हमने जो किया था टू फाइंड द सम ऑफ एरे, तो हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू 0। फिर से फॉर लूप चलाते हैं, इस बार एरे 1 देते हैं। और लास्ट में हम कर देंगे सम को हमारे प्रिंट। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। इससे पहले लिख देते हैं सम ऑफ एरे इज, कोड को रन करके देखते हैं। तो हमारे सारे आउटपुट एकदम सही आया है क्योंकि हमारे एरे के अंदर 10 और 30 वैल्यूज थी और इन दोनों का सम करके आ गया हमारा 40। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एन एरे इज और वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। अब हम उसके थोड़े से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एडवांटेज है एरेज के लिए कि वो बहुत ही ईजी टू यूज है। जस्ट हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना है, एरे क्रिएट करना है, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस हैं ही। और हम दूसरा हमारी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है जो उसके एडवांटेज में काउंट होती है कि हम किसी भी डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्सिंग, और हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ 1। और हमारा जो ट्रेवर्सिंग है एरे के अंदर वो भी फास्ट होता है इंडेक्सेस की वजह से ही। इंडेक्सेस इसका सबसे बड़ा प्रोज में काउंट होता है और मेमोरी एफिशिएंट भी है। मेमोरी एफिशिएंट कैसे कि कॉन्टिन्यूस तरीके से स्टोर है ये हमारी मेमोरी में, तो ये हमारा मेमोरी एफिशिएंट है। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन कि फिक्स साइज होता है एरे इसका। अगर हमें एरे हमारा फिल हो गया है और हमारे पास अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो सपोज हमारा एरे जो है उसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर है। तो करेंटली हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, तो हमने 5 स्टूडेंट्स के लिए एरे बना दिया। लेकिन अब हमारे पास सडनली एक 6 स्टूडेंट भी आ गए, लेकिन हमने एरे तो 5 एलिमेंट्स का ही बनाया था, तो हमें 6 स्टूडेंट को ऐड करने के लिए एक नया एरे बनाना पड़ेगा। पहले वाला जो 5 स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स थे, मार्क्स थे, वो दोबारा से नए वाले एरे में डालने पड़ेंगे, तब जाके हम 6 स्टूडेंट को डाल पाएंगे। सो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। नाउ हम एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर, ये भी इसकी लिमिटेशन में काउंट होता है। और इसमें जो इंसर्शन है, डिलीशन है, वो कॉस्टली है। मतलब जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया है कि हमने फिक्स साइज एरे की वजह से जो इंसर्शन एंड डिलीशन एरेस के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। वेस्ट मेमोरी इफ साइज इज ओवर एस्टिमेटेड। सपोज हमने एक एरे बना लिया 100 एलिमेंट्स का और हमारे पास स्टूडेंट्स जो थे वो 10 ही थे, तो बाकी के जो 90 एलिमेंट्स की स्पेस है दैट इज जस्ट गोइंग एज अ वेस्ट। सो ये हमारी एरे की कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ एडवांटेजेस थे। तो चलो एक क्विक क्विज कर लेते हैं। इन क्विज का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देना और मैं आपको इनके आंसर्स दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज कैन एन एरे स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर। तो हमारी आज का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एरेस क्या होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस को और भी डिटेल से देखेंगे। तो कमेंट रेडी फॉर DSA if you really enjoyed this video, and please like, subscribe and share and press the bell icon for future updates. Thank you and goodbye.